नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस फिजिक्स क्लास में। दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर पढ़ चुके थे। आज का ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पूरे डिटेल से देखेंगे कि जो एनसीईआरटी बेस पर है। एनसीईआरटी बेस पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को तभी लाइक करिए। तो चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, ये होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इसका मतलब कि किसी चालक में यानी कंडक्टर में आवेश चार्ज का जो प्रवाह है वो प्रति यूनिट समय को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी तार में एक ही दिशा में बहती है, ये एक ही दिशा में बहती है, तो उसे मतलब विद्युत धारा कहते हैं। जैसे सोचिए कि अगर कोई नदी है और उसमें पानी बहता है, तो वैसे ही तार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। नदी है, एक तरफ पानी बह रहा है, तो वैसे ही तार में ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इधर से जाते हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्लो कर रहे हैं। और इसको जो मेजर करने का तरीका होता है वो होता है धारा को एम्पियर से मेजर किया जाता है। इसको एम्पियर से, जिसका इसको धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे अगर इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आप जब मोबाइल चार्जर लगाते हैं तो उसके तार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्लो होता है। तो आपको वो मोबाइल का जो बैटरी होता है उसको चार्ज करता है, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है। तो ये चार्ज करने का जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और इसकी जो फॉर्मूला है वो है आई इक्वल क्यू अपॉन टी। मतलब कंडक्टर में क्या होता है कि चार्ज जो आवेश है, चार्ज है, प्रति यूनिट समय में विद्युत धारा को दर्शाता है। अब एक एग्जांपल देखकर हम समझते हैं। आई को क्या बोलते हैं, धारा, करंट। और क्यू को क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है, ये देख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 2 कूलाम चार्ज है, 1 सेकेंड में बहता है। चार्ज कितना है, 2 कूलाम है, और समय यानी 1 सेकेंड में वो बहता है। तो धारा क्या होगी, यानी आई क्या होगी। तो इसमें पुट करेंगे तो आई का जो वैल्यू आएगा वो 2/1 यानी 2 एम्पियर आएगा। तो आई का वैल्यू क्या आएगा, 2 एम्पियर आएगा। पुराने समय के जो लोग थे वो क्या ऐसे मतलब जो धारा यानी करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहता है ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि निगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। जैसे आप किसी टारगेट पर आपको जाना है, मान लीजिए किसी टारगेट पर आपको जाना है, तो आप गलती से वो रास्ता भूल गए हैं। वो रास्ता भूल कर आप जाते जाते आप उसी डेस्टिनेशन पर अगर पहुंचते हैं, अगर अपनी रास्ता भूलते हुए भी आप उसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन है सही दिशा में जा रहा है। चाहे आप किसी भी रूट से जा रहे हों, तो मतलब अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन रिवर्स जाए या सही से जाए, स्ट्रेट जाए, सीधा जाए, तो वो क्या होता है कि अगर अपनी डेस्टिनेशन पर अगर आपकी मोबाइल को चार्ज कर रहा है, जो आपका चार्जर है बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सही दिशा में जा रहा है। तो एक समय में वो क्या होता है कि चार्ज को यानी आवेश को भेजता है, आवेश इलेक्ट्रॉन को भेजता है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है विद्युत करंट, इसको समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर में धारा कैसी होती है। वो चीज़ें जो बिजली के आसानी से पास होने देती है, जैसे कॉपर हो गया, कोई भी ऐसा चीज़ है, कंपोनेंट है कि कॉपर हो गया या सिल्वर जैसे तार जो होते हैं, वो बिजली को क्या होते हैं आसानी से फ्लो करते हैं। मतलब ये कंडक्टर्स वो कहलाते हैं। जैसे ये काम कैसे करती है, कंडक्टर में जो ढीले इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जैसे कि ढीले इलेक्ट्रॉन्स के मतलब कि ये इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं। इनकी दिशा किसी भी दिशा में हो सकती है, डायरेक्शन किसी भी ओर हो सकती है। रैंडमली ये ढीले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कमजोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बिना वोल्टेज के क्या होते हैं,
वो कंडक्टर में इधर उधर घूमते रहते हैं। जब हम लोग इसमें ये लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, ये रहा बैटरी और ये रहा कंडक्टर, तो इसमें बैटरी लगाने के बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब कि अब ये इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में फ्लो करेंगे। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किधर से? माइनस से प्लस की ओर जाता है। माइनस से प्लस की ओर जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये फिगर में आप देख रहे हैं कि ये माइनस है, तो ये ऐसे जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी दिशा आप देख सकते हैं कि ऐसे निकलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहता है। जैसे कि अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो ये होगा कि जैसे ट्रैफिक में बिना सिग्नल की जो गाड़ियां होती हैं वो रैंडमली इधर से उधर चलती रहती हैं। जैसे ही कोई सिग्नल आता है तो सभी एक दूसरे वो लाइन में लग जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, बस सिग्नल का इंतजार वो करते हैं कि सिग्नल कब खत्म हो, वो आगे निकल जाए। तो देखिए कंडक्टर्स में कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को देख लेते हैं कि कंडक्टर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर जैसे आपका घर में जो यूज करते हैं तार, वायर। एक होता है लिक्विड कंडक्टर। लिक्विड कंडक्टर ये कौन सा होता है? जैसे बैटरी में वो जो तेजाब होता है ना, एसिड, तेजाब, वो होता है लिक्विड कंडक्टर। और एक होता है गैस कंडक्टर। गैस कंडक्टर में क्या बोल सकते हैं इसको? जैसे नियॉन लाइट में क्या होता है? गैस भरा जाता है। नियॉन लाइट में गैस भरा जाता है। अब इसको अपने लाइफ में कैसे इसको देख सकते हैं, रिलेट कर पाएंगे कि जैसे आपका रूम का जो हीटर है, रूम का हीटर आपका सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर है। और जो कार का बैटरी है वो लिक्विड में होता है। कार का बैटरी वो लिक्विड कंडक्टर होता है। और नियॉन साइन बोर्ड क्या होता है? वो गैस में होता है। नियॉन साइन बोर्ड वो गैस कंडक्टर होता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यदि किसी चालक में ओम का नियम देखेंगे कि यदि किसी चालक की जो भौतिक स्थितियां हैं, जैसे तापमान हो गया, ये कांस्टेंट में होती है, तो उसमें जो बहने वाली करंट होती है तो उस पर लगाया गया वोल्टेज का वो अनुपात में होता है। ये ओम का नियम क्या बताता है? सबसे पहले आपको एक ही चीज बताऊंगा कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर को आप बखूबी पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि वी ऊपर रहेगा, आई लेफ्ट में रहेगा, आर राइट में रहेगा। इसका मतलब क्या है? वी वोल्टेज हो गया, आई क्या हो गया? करंट हो गया, और आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर जो डिवाइड का सिंबल दिख रहा है आपको छोटा छोटा, और मल्टीपल का, इसको भी याद रखिएगा। आप इसका जो फॉर्मूला है ना वो चुटकियों में बना सकते हैं। आप कैसे? कि जो ओम का नियम कहता है कि फॉर अ कंडक्टर एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज, तो मतलब ये जो करंट है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक पाइप है, पानी की पाइप है। यहाँ पर देख सकते हैं पानी की पाइप है। जितना ज्यादा प्रेशर से उसमें पानी बहेगा, अगर जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि पानी बहुत ही स्पीड से बहेगा। ये जो आपको इसमें छोटा छोटा ये कार्टून आपको दिख रहा है, ये कार्टून आपको दिख रहा है, ये इसको पानी मान के चलिए, ये वाटर है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर से इनको अंदर की तरफ धकेलेंगे तो ये उतना ही स्पीड से ये आगे की तरफ भागेंगे। जैसे कि अपने लाइफ में ऐसे जरूर पाइप में ऐसे किए होंगे। तो ये स्पीड जो होता है ना यही वोल्टेज होता है। जितना ज़्यादा ये जो प्रेशर होता है ना, कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाकर आप धकेलेंगे तो यही वोल्टेज वोल्टेज होता है। और जितना स्पीड से भागेगा, अगर मान लीजिए उसी पाइप में बीच में कहीं इसी प्रकार रुकावट बना देते हैं, कोई थोड़ा सा पाइप को दबा देते हैं, तो क्या होता है कि पानी कम हो जाएगा। यानी इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है वी इक्वल आई आर। वी इक्वल आई आर, यानी वोल्टेज, वी क्या हो गया? वोल्टेज हो गया। आई क्या होता है? करंट होता है, जिसको एम्पियर में इसको मेजर करते हैं। और आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ये ओम में इसका रेजिस्टेंस का जो मात्रक यानी यूनिट बोले तो इसको ऐसे लिखा जाता है, यूनिट को ऐसे लिखा जाता है। चलिए एक चीज से एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास वोल्टेज 10 वोल्टेज और रेजिस्टेंस 2 ओम है, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ओम।
मतलब उसका मात्रक ओम। आपके पास वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट का कोई बैटरी है, और रजिस्टेंस यानी आर 2 ओम। ठीक है, 2 ओम है। तो धारा क्या होगा, तो धारा क्या होगा? तो देखिए, धारा का अभी जो सॉरी ये जो करंट है, मैंने अभी आपको बताया कि करंट का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये तो V बराबर आई आर आपको याद रखना है। तो I बराबर कितना होता है, V अपान आर होता है। अब जितना वैल्यू दिया है इसमें पुट कर दीजिए। तो V का 10 वोल्ट और R क्या है, 2 ओम। ठीक है, 2 ओम। और ये वोल्ट अपान ओम क्या बनता है, ये एम्पियर बनता है। तो ये कितना करंट कितना आएगा, 5 एम्पियर। मतलब इसका क्या हुआ कि ज़्यादा प्रेशर से पाइप में क्या होता है, पानी पानी बहेगा। ज़्यादा प्रेशर से क्या होता है, पानी बहता है। चलिए अब देखते हैं कि ओमिक और नॉन ओमिक होता क्या है। मतलब ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक, देखिए कि जो नियम V बराबर आई आर को फॉलो करता है, V बराबर आई आर को फॉलो करता है, जो कोई भी मटेरियल जो होता है कि जो V बराबर आई आर को फॉलो करता है, अभी मैं इसको भी बताऊंगा। और जो V बराबर आई आर को फॉलो नहीं करता है, फॉलो इसको फॉलो करता है और इसको फॉलो नहीं करता है, तो ये जो जिसको फॉलो नहीं करेगा नॉन ओमिक होगा, और जो फॉलो करता है वो होता है ओमिक। कैसे? तार जो होता है ना, वो V बराबर आई आर को फॉलो करता है। तार, कोई भी तार जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है। और नॉन ओमिक क्या होता है, जिसमें ये नियम क्या होता है, फेल हो जाता है, यानी फॉलो नहीं करता है। जैसे एलईडी हो गया, एलईडी या डायोड। डायोड तो ये V बराबर आई आर को फॉलो नहीं करता है। अब जैसे समझते हैं, आपने कभी ना कभी देखा होगा अपने घर में कि जो एलईडी बल्ब होता है ना, एलईडी बल्ब कभी भी अगर वोल्टेज कम वोल्टेज होता है, आपके घर में अगर लाइट ऐसे कम वोल्टेज आया होता है, तो एलईडी बल्ब कभी जलता नहीं है, कभी जलता नहीं है। अगर वोल्टेज इसको सही मिलता है तो वो एकदम से जल उठता है। मतलब वोल्टेज कम रहेगा तो वो जलेगा नहीं। अब अचानक से ये जलता है। वोल्टेज कम होने पर वो क्या होता है, अचानक से वो मतलब जलता है, एकदम से जल उठता है, अचानक से जल उठता है। तो कम वोल्टेज पर क्या होता है कि वो जलता नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, जो नियम को फॉलो करेगा V बराबर आई आर को, वो ओमिक होता है। जो नहीं फॉलो करता है यानी नियम को ही फेल कर देता है, वो V बराबर आई आर को फॉलो नहीं करता, वो नॉन ओमिक होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेसिस्टिविटी का ओरिजिन क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है कि देखिए, इलेक्ट्रॉन की वो औसत स्पीड होता है, स्पीड, ये औसत एवरेज स्पीड की बात हुई है। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ई, ये उसका औसत एवरेज स्पीड होता है कि जब बिजली का फील्ड पर लगता है, फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगता है, तो वो ये दर्शाता है कि इसका जो एवरेज स्पीड है वो बहुत धीमी हो जाती है, धीरे धीरे जाती है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से एक दिशा में जाते हैं, ये उस चीज़ को दर्शाता है। जैसे हवा बहने पर पेड़ का जो पत्ता होता है वो धीरे धीरे हिलता है, तो वही इसमें है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और जिस स्पीड से ये जाता है एक ही दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, तो ये क्या होता है कि ज़्यादा इसका मास प्रोडक्शन होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोडक्शन होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत ही स्लो स्लो चलता है, आगे फ्लो करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी डी इक्वल ई, कैपिटल ई और टॉ, टॉ अपॉन एम। मतलब ये वी डी क्या है, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो ई है, स्मॉल ई, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और जो कैपिटल ई है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो टो है रिलैक्सेशन टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलाइड होने का समय को बताता है। और एम जो है ये इलेक्ट्रॉन का मास,
यानी द्रव्यमान, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान, समझ जाएंगे आप। मास, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये मास होता है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ये होता क्या है। देखिए रजिस्टेंस किसे कहते हैं कि किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में कोई भी रुकावट पैदा होता है तो उसे रजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हम फार्मूला देखे थे कि V बराबर आई आर होता है। तो V क्या है, वोल्टेज हो गया, I क्या हो गया, करंट हो गया, और R क्या है, रेजिस्टेंस होता है, जिसका यूनिट ओम होता है। यूनिट ऐसे ओम इसको लिखा जाता है। तो अगर R का इसका फॉर्मूला निकालना है तो R बराबर होता है V/I। तो यही बोलता है कि किसी भी तार में यदि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसके फ्लो होने में यदि कोई रुकावट पैदा करता है तो उसे रजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रजिस्टिविटी होता क्या है, देखिए ये रजिस्टिविटी वो कैरेक्टर स्टैटिक बताता है किसी भी तार की। जैसे तार हो गया, कोई भी मटेरियल हो गया, तो वो रजिस्टिविटी ये बताता है कि ये कितना उसकी प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है, यानी गर्मी पर निर्भर करता है उसकी प्रॉपर्टी, यानी क्वालिटी क्या है, लेकिन उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यहाँ ये तार जो है ना, इसके आकार पर निर्भर नहीं करता है कि ये कितनी लंबाई का है, कितनी चौड़ाई का है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है कि ये जो तार है ये कितनी करंट को रोक सकता है, अपने अंदर कितनी करंट को रोक सकता है। अगर नहीं रोक सकता तो क्या होता है कि तार या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या तो वो पिघल जाता है, कुछ भी हो सकता है, तार खराब हो सकता है। तो ये उसकी रजिस्टिविटी पर निर्भर करता है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है इसको रो से डिनोट करते हैं, किसे, रो से, ये इसको रो बोलते हैं हिंदी में, रो, ठीक है। इसका फॉर्मूला है कि R इक्वल रो इंटू I/A, रो इंटू, सॉरी ये आई नहीं, यल है, L/A। तो ये क्या है, आर क्या है, रजिस्टिविटी हो गया, जो ओम मीटर में इसका यूनिट ओम मीटर होता है। रो क्या है, ये आर क्या है, आर रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया। रो क्या है, रो का यूनिट होता है ओम मीटर। और यल क्या है, तार की लंबाई है, तार की लंबाई। और ए क्या है, तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे ये तार है, ठीक है, ये तार है। तो अगर तार को जूम करके देखेंगे, तो अगर जूम उसको काटते हैं, तार को काटेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, तार ऐसे दिखेगा। तो ये जो एरिया होता है यही ए होता है, यानी एरिया ए होता है। एक लंबा और पतला तार ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है। जैसे पतली पाइप में पानी क्या होता है, धीरे बहता है, आराम से स्लो बहता है। तो पतला जितना और लंबा तार रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अच्छा देता है, और वो जैसे पतली पाइप में पानी जैसे आराम से बहता है। रजिस्टिविटी का ओरिजिन क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर क्या होता है, एटम से जब टकराते हैं, देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तार के अंदर जब एटम से टकराते हैं, अणु, जिसको अणु बोलते हैं, अणुओं से जब टकराते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी प्रतिरोध पैदा होती है। जैसे आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए आपकी ट्रैफिक में आपकी गाड़ियाँ क्या होती हैं, आप जा रहे हैं, अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, तो ट्रैफिक में अगर आप जाते हैं तो एक पोल पर अगर टकरा जाते हैं तो आपकी गाड़ी क्या हो जाती है, जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से नहीं जाएगी। टकराने के बाद क्या होगी कि आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी, या ब्रेकर बीच में जब आ जाता है तो आपकी गाड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। वैसे ही ये रजिस्टिविटी काम करता है तार के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टिविटी देख लेते हैं। जैसे अलग अलग मटेरियल्स में उसकी रजिस्टिविटी कैसी होती है। जैसे कंडक्टर की बात करूं तो इसमें कम रजिस्टिविटी, यानी जो रो होती है वो कम होती है। जैसे सिलिकॉन इसमें रजिस्टिविटी कितनी होती है, 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, यहाँ तक लगभग यहाँ पर लगभग होती है। इंसुलेटर जैसे ग्लास हो गया, लकड़ी हो गया, तो इसमें रजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कभी भी देखेंगे कि क्या ग्लास में कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, नहीं करता है। लकड़ी में करेगा, नहीं करेगा। कागज़ में करेगा, नहीं करेगा। प्लास्टिक में करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लगभग
10⁻⁻12 ओम मीटर होती है। और सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, सॉरी मैंने कंडक्टर में आपको सिलिकॉन बता दिया, यहाँ पर सिलिकॉन नहीं सिल्वर होगा, यहाँ पर सिल्वर लिख लीजिएगा, सिल्वर। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन। तो इसमें ये बीच बीच में जैसे होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, बीच में होता है। जैसे 8 और 12 के बीच में इसका वैल्यू होता है। जैसे अगर अपने घर में देखे होंगे कि घर का जो वायरिंग कॉपर होता है उसका रजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है। ये क्या होता है, कम होता है। तो क्या होता है कि बिजली आसानी से फ्लो करती है, रजिस्टिविटी ज़्यादा भी नहीं होती है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी, बिजली फ्लो नहीं करेगी, तो रजिस्टिविटी कम होती है। कम होने की वजह से बिजली आराम से फ्लो चारों तरफ फ्लो करती है। और स्विच जो होता है प्लास्टिक, उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी वो इंसुलेटर होता है, तो उसमें शॉक नहीं लगता है। आप कभी भी टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रजिस्टिविटी है इसके समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करती है। अपने घरों में भी, अपने रियल लाइफ में ऐसे ज़रूर इस चीज़ को फील किया होगा। अब रजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड करता है और उसका फॉर्मूला क्या है, इसको देखते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, वीटी, रजिस्टिविटी। देखिए मेटल्स में बात करूं, मेटल्स का, मेटल्स की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो रजिस्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जो उसकी इलेक्ट्रॉन जो होती है ना वो ज़्यादा टकराते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं, टकराते हैं, तो उनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रजिस्टिविटी क्या होती है, ये जो रो होती है ये कम होने लगती है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन होती है वो फ्री हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, ये फ्री हो जाती है सेमीकंडक्टर में। इसकी फॉर्मूला बनता है रो टी, रोटी नहीं, खाने वाला नहीं, ये रो और टी इक्वल रो जीरो ब्रैकेट 1 + अल्फा टी माइनस टी जीरो, ब्रैकेट बंद। ये इसका ब्रैकेट बंद होता है, ये फॉर्मूला है। अब इसका समझते हैं ये है क्या। ये जो रो टी आपको दिख रहा है ये टेम्परेचर किसकी है, रजिस्टिविटी का, रजिस्टिविटी का ये टेम्परेचर है। और ये जो रो जीरो आपको दिख रहा है ये है शुरुआती रजिस्टिविटी, यानी स्टार्टिंग में रजिस्टिविटी, यानी किसी भी मटेरियल का जो रजिस्टिविटी होता है अगर उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, यानी टेम्परेचर लगने से पहले, ये मटेरियल है, टेम्परेचर यहाँ पर आप बढ़ा रहे हैं तो इसकी यहाँ से ये काउंट होता है रजिस्टिविटी का। तो ये शुरुआती स्टार्टिंग रजिस्टिविटी है, कितना होता है मटेरियल का, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा क्या होता है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और टी क्या हो गया, टी टेम्परेचर हो गया। और टी जीरो क्या होता है, ये टेम्परेचर का अंतर यानी डिफरेंट है, टेम्परेचर का डिफरेंस बताता है। टी और टी जीरो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसको समझते हैं आसानी भाषा में कि गर्म जो हॉट वायर होता है, गर्म तार होता है, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। जैसे गर्म सड़क पर गाड़ी चलाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादा जब रेजिस्टेंस हो जाता है, ये वायर है, अगर इसका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो इसका रो भी क्या होता है, वो भी ज़्यादा रहेगा। तो जब रो भी, रजिस्टिविटी भी ज़्यादा रहेगा तो इसमें करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे सर्दी में तार जब ठंडा हो जाता है तो बिजली क्या होता है, बहुत ही स्मूथ जाता है। और गर्मी में वही क्या होता है, हीटर गर्म होने पर ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, हीटर गर्म हो जाता है तो उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। आपने ठंडी में देखा होगा और गर्मी में भी महसूस इस चीज़ को किया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर क्या होता है, देखिए विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझते हैं कि जो बिजली से काम कराने की ये कैपेसिटी को दर्शाता है। बिजली से आप कितना काम करा सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। जैसे विद्युत ऊर्जा का वह काम जो विद्युत उपकरण यानी करंट,
करंट और वोल्टेज के द्वारा एक निश्चित समय में करता है, यानी काम कराने की यहाँ आपको बता रहा है कि आप इलेक्ट्रिक से यानी बिजली से आप कितना काम करा सकते हैं। इसका फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ई को डिनोट से करते हैं और पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम होता है। तो इसका यूनिट बनता है जूल, ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो फॉर्मूला हो गया ई इक्वल वी इंटू आई इंटू टी, आई इंटू टी। इसको ई को क्या कहीं कहीं पर आप देखे होंगे डब्लू से भी लिखते हैं, डब्लू इक्वल वी आई टी, विट। याद करने की सबसे आसान मतलब बोलचाल की भाषा में वी आई टी, विट। डब्लू हो गया वर्क जो जूल में आता है, वी क्या हो गया वोल्टेज हो गया, आई क्या हो गया करंट हो गया, टी क्या हो गया टाइम हो गया। ठीक है, अब इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तभी समझ आता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक घंटे में 100 वाट, एक घंटे में 100 वाट बल्ब जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी आपका होगा 3600 जूल। कितना, 3600 इंटू 100 जूल होगा। कैसे ये देखते हैं, जब आप पावर को देखेंगे, पावर का डेफिनेशन समझेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत पावर, इलेक्ट्रिक पावर वह दर होती है जिस पर कोई उपकरण इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपभोग करता है या कार्य करता है। विद्युत पावर वो दिखाता है, वो दर होता है जिस पर कोई भी उपकरण होता है, कोई भी मैकेनिज्म होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपभोग यानी उस चीज़ को उपयोग करता हो या काम करता हो, तो इलेक्ट्रिक पावर हो गया। इसका फॉर्मूला है पी यानी पावर इंटू इक्वल वी वोल्ट इंटू करंट। वी बराबर क्या होता है आई आर। तो अगर इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे वी का, तो ये नया बनता है फॉर्मूला पी इक्वल आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक है, अगर आई का वैल्यू इसमें रखेंगे, आई वी अपॉन आर, आई का वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो ये आता है बनकर फॉर्मूला पी इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका एसआई यूनिट होता है वाट, पावर का क्या होता है एसआई यूनिट वाट होता है। याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को याद करिएगा कि 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, 1 किलो वाट में 1000 वाट यानी पावर होता है। और 1 किलो वाट और घंटा में जूल कितना होता है, एनर्जी कितना होता है, 1 किलो वाट घंटा में 3.6 गुणे 10 पर पावर 6 जूल होता है। ये तो पहले 1 किलो वाट का था, अब 1 किलो घंटा, ये सब याद करने का है। और 1 मेगावाट में 10 पर पावर 6 होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि 1000 वाट यानी आपके पास 1 किलो वाट का हीटर है, दिन में 2 घंटा चलता है, दिन में कितना 2 घंटा चलता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को एनर्जी का फॉर्मूला पता है, होता है ई इक्वल वी आई टी, एनर्जी का, जहाँ वी क्या वोल्टेज हो गया, आई करंट हो गया, टी टाइम हो गया। अगर इसमें आप वी का वैल्यू पुट करेंगे, कैसे, ये तो एनर्जी हो गया, पावर का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि इसमें पावर दिया है, वाट में दिया है पावर का, तो पावर का वैल्यू होता है पी इक्वल वी आई, सॉरी आई, वी आई होता है यानी वोल्टेज इंटू आई। तो वी इक्वल कितना होता है पी अपॉन आई, तो इसमें पुट कर देंगे एनर्जी में, तो नया फॉर्मूला बनता है पी अपॉन आई इंटू टी। ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो नया फॉर्मूला ये बनता है एनर्जी इक्वल पी इंटू टी, पी इंटू टी यानी पावर इंटू टाइम। और जैसा कि यहाँ पर दिया है, पी का वैल्यू दिया है 1000 वाट, 1000 वाट दिया है 1 किलो वाट में, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है
2 घंटा। तो अब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आएगा एनर्जी का आएगा पी कितना है 1000 इंटू 2 यानी 2000। 2 किलो वाट एनर्जी आएगा, 2 किलो वाट एनर्जी आएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि अगर एक इन्वर्टर 600 वाट का है तो ये 600 वाट यानी पी का वैल्यू दिया है 600 वाट। और पंखा कितना है 3 घंटा, 3 पंखे चल रहे हैं 70 वाट का। 3 पंखे चल रहे हैं 70 वाट का। 9 वाट का 3 बल्ब है। तो कुल विद्युत शक्ति यानी एनर्जी पूछा है। अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर दिया है 3 पंखा 70 वाट का, यहाँ पर 3 पंखा दिया है तो इसका 70 वाट का दिया है। तो टोटल टोटल पावर कितना होता है पंखे का 3 × 70 यानी 2100 सॉरी 210 वाट। 210 वाट ये याद रखिए, एक नंबर। और दूसरा क्या दिया है कि 9 वाट का 3 बल्ब है तो पी इसका पावर कितना होगा 9 वाट का 9 × 3 यानी 27। ये दूसरा। अब टोटल यहाँ पर पूछा है कि टोटल पावर कितना होगा, इलेक्ट्रिक पावर कितना जन होगा इसका। तो टोटल पावर के लिए हम लोग निकालेंगे P1 प्लस P2, जहाँ पर 210 और प्लस 27 तो 7 3 2 यानी 237 वाट। तो टोटल 237 वाट यहाँ पर यानी पावर होगा। एक चीज़ समझ लीजिए कि अब अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा पावर मिलेगा। क्या होगा कि ज़्यादा अगर वोल्टेज आप देते हैं, ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा क्या होता है पावर मिलता है। जैसे अगर आप गाड़ी को जितना तेज़ चलाएंगे तो आपका फ्यूल ही उतना खर्च होता है, पेट्रोल उतना खर्च होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे जूल हीटिंग। ये जूल हीटिंग होता क्या है, जूल हीटिंग ये क्या है। जूल हीटिंग आपने हीट एनर्जी का नाम सुना होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर में ज़्यादा करंट से क्या होता है ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। ज़्यादा करंट से क्या होती है ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, तो वो होता है जूल हीटिंग। जैसे इसका फॉर्मूला है H = I² R/T। इसका फॉर्मूला है जूल हीटिंग का। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर में जितना ज़्यादा फ्लो करेंगे करंट का उतना ही ज़्यादा उसमें गर्मी पैदा होती है। और ये क्या होता है, इसको हीट एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इसको बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज में देखते हैं, श्रेणी क्रम में। सीरीज में रजिस्टर एक के बाद एक से जुड़े होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं एक के बाद एक से जुड़े होते हैं और इसका फॉर्मूला बनता है इक्वल R1 + R2। R1 + R2 ये एक के बाद ये से ऐसे चलता चला जाएगा। तो जो रजिस्टर होते हैं वो एक के बाद एक से जुड़े होते हैं और इसका फॉर्मूला R। और R कहाँ से आप निकालेंगे, अगर वैल्यू कुछ और पुट करने के लिए बोलता है, जैसे धारा हो गया, करंट देता है, वोल्टेज देता है, तो ऊपर मैंने जितना पढ़ाया अगर आप उससे फॉर्मूला इधर उधर रिप्लेस करके अगर बना सकते हैं या बनाने की कोशिश करिए आप कि बना सकते हैं, तो अब क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहता है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लेता है रजिस्टर ही बता दो, रजिस्टेंस कितना होता है या वोल्टेज कितना होता है या करंट कितना होता है, तो इस चीज़ को आप कैसे बताएंगे ये आपको ध्यान देना होगा कि आप फार्मूला किस वे में आप याद किए हैं, किस वे में आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, ये तो सीरीज में हो गया। जैसे धारा अगर एक समान है, करंट एक समान हो गया तो वोल्टेज क्या हो जाता है बढ़ता है, किसमें सीरीज में। अगर करंट इक्वल है
इक्वल है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, वो बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे क्रिसमस में या कोई भी दिवाली में आपने अगर बल्ब लगाए होंगे, वो झालर जिसको बोलते हैं, बल्ब ऐसे लगाते हैं ना, वो ऐसे जलता रहता है, जलता रहता है। तो वही होता है कि एक बल्ब जलता है तो सब बंद हो जाता है। पहले ये जलेगा, ये बंद होगा, फिर से ये जलेगा, ये बंद होगा। तो ये नहीं कि ये जलेगा तो ये बंद होगा तो ये चालू हो जाएगा। इसके जैसे सीरीज क्रम में लगा है, वो आगे जलता चला जाएगा। तो ये रजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल रजिस्टेंस क्या होता है। पैरेलल पैरेलल रजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, रजिस्टर साथ साथ जुड़े होते हैं और इसका फार्मूला बनता है आर इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 1+R/3। और ऐसे करते करते जितना रजिस्टर जुड़ा रहेगा आप उसके हिसाब से आप इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वोल्टेज एक समान होता है, ये पता है, वोल्टेज एक समान होता है, लेकिन धारा क्या हो जाती है, इसमें भी बट जाती है। घर की वायरिंग में आपने देखा होगा, तो पैरेलल रजिस्टरिंग में जैसे एक लाइट बंद करो तो बाकी चलती रहती है, ऐसा मतलब वायरिंग किया जाता है। ये नहीं कि वो जो दिवाली वाला आपने फुलझड़ी लगाया है कि एक जलेगा सब बंद रहेगा, ऐसा नहीं। घर में हम लोग पैरेलल रजिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं सेल और ईएमएफ और इंटरनल रजिस्टेंस क्या होता है। चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इसको ये इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। जो सेल की जो फुल वोल्टेज होती है, सेल की फुल वोल्टेज जब कोई करंट नहीं बहती है तो ईएमएफ जनरेट होता है। सेल की फुल वोल्टेज जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो ये ईएमएफ जनरेट होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि सेल के अंदर का वो अंदर का रेजिस्टेंस होता है, सेल के अंदर का वो रेजिस्टेंस होता है। और इसका फॉर्मूला बनता है V इक्वल एप्साइलॉन माइनस आई इंटू आर। आर क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसकी, सेल की। और आई क्या होता है, करंट होता है। और ये एप्साइलॉन की क्या होता है, ये ईएमएफ का ईएमएफ को दर्शाता है कि जो सेल का फुल वोल्टेज हो गया लेकिन उसमें कोई करंट नहीं बहता है, तो इसका टोटल जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये फॉर्मूला बनता है टर्मिनल वोल्टेज का, जिसको वी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। वी को टर्मिनल वोल्टेज, और ये एप्सिलॉन का ईएमएफ, और आई क्या हो गया, करंट हो गया, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, जैसे पुरानी बैटरी में आर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आपके पास ये पुरानी बैटरी है, ठीक है, पुरानी बैटरी, तो इसका जो आर रजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसको वोल्टेज क्या होता है, कम मिलता है, वोल्टेज कम मिलेगा। जैसे पुरानी टॉर्च आपने देखा होगा, तो उसकी जो लाइट होती है ना, लाइट वो धीमी हो जाती है, धीमी जलती है, क्योंकि जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वही कम हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वही कम हो जाता है। अब सेल का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे कि सेल का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे सीरीज में अगर देखेंगे, सीरीज श्रेणी क्रम में, तो इसका ईएमएफ इक्वल, और फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ऐसे सीरीज में अगर रहेगा तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो रजिस्टेंस होता है, इंटरनल रजिस्टेंस भी बात करूं, तो इसका R1 प्लस R2, ऐसे ये आगे चला जाएगा। तो मतलब इसका ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज तो ज़्यादा करंट। टार्च में अगर दो बैटरी, इस सीरीज की बात करूं, सीरीज में कैसे, आपके पास ये टॉर्च है, ये आपके पास टॉर्च है, ठीक है। तो इसमें बैटरी कैसे लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे और एक ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लगाया जाता। तो इसमें जो बैटरी लगाया जाता है वो सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में ऐसे बैटरी लगाया जाता है।
ऐसे बैटरी लगाया जाता है, यानी सीरीज क्रम में ये बैटरी है। टार्च में 2 बैटरी आपने देखा होगा, ऐसे बैटरी लगाया जाता है। तो इसका रजिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है और जो ईएमएफ निकाला जाता है ऐसे निकाला जाता है। तो इसमें अगर 2 बैटरी लगाएंगे तो लाइट क्या होगी, तेज होगी। लाइट क्या होगी, तेज होगी। तो यानी जितना वोल्टेज मिलेगा उतना लाइट तेज होता है। पैरेलल की बात करूं, पैरेलल पैरेलल में बात करूं तो इसमें ईएमएफ को होता है एप्साइलन। ये इक्वल है, ये इक्वल इसको बोलते हैं एप्साइलन। और रेजिस्टेंस की बात करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल जैसे कार की बैटरी हो गया, ये लंबा बैकअप देता है, मतलब ज़्यादा करंट कैपेसिटी ये पैरेलल में होता है। तो इसका जो बैकअप होता है ना बैटरी का, वो बहुत ही लंबा टिकाऊ होता है, लंबा टिकाऊ होता है। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, ये नियम 2 टाइप का होता है। पहला हो क्या होता है, जंक्शन रूल, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि एक जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है जिस पर सभी धारा क्या होती है वहाँ से निकलती हैं। एक पॉइंट होती है जहाँ से सभी करंट निकलती हैं और आती हैं। यहाँ पर जितना ऑरेंज कलर का यहाँ पर लाइन दिख रहे हैं ये निकलती हुई दिख रहा है, और यहाँ पर ब्लैक कलर का जो दिख रहा होगा ये आते हुई आपको दिख रहा होगा कि करंट आ रही है। तो यही बोलता है कि जंक्शन पर जितनी धारा आती है और जाती है, आती है और वहाँ से निकलती है, तो ये जंक्शन रूल का किरचॉफ का पहला जंक्शन रूल बोलता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी करंट पहली तो निकल रही हैं, करंट कौन कौन सी आ रही है पहले, I1 I2 सॉरी I3 ये आ रही हैं। और कितनी निकल रही हैं, तो निकल रही हैं I4 प्लस I5 प्लस I6। तो मतलब निकलने वाली करंट और आने वाली करंट, निकलने वाली करंट जंक्शन पर, और जंक्शन से आने वाली करंट, जंक्शन पर आने वाली करंट का टोटल जो होता है वो इक्वल होता है। ये जंक्शन रूल कहलाता है। समझ रहे हैं, मतलब अगर ये करंट जंक्शन पर आ रही है, इतनी करंट जंक्शन पर आती है, तो इसका टोटल, और इतनी करंट जंक्शन से निकलती है, इसका टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ट्रैफिक जंक्शन अगर बात करें तो जितनी गाड़ियां आती हैं उतनी भी जाती हैं, ये ट्रैफिक होता है। अगर इधर से गाड़ियां आ रही हैं तो इधर से गाड़ियां जाती भी हैं, ठीक है, एक जंक्शन से। तो हम लोग देखेंगे कि लूप रूल क्या होता है। लूप मतलब, लूप क्या होता है कि बार बार एक ही वो घूमता रहता है, वो जो करंट है घूमता रहता है, वोल्टेज है वो घूमता रहता है। किसी लूप में वोल्टेज का जो टोटल क्या होता है, जीरो होता है। और सॉरी, मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। पहले का वो जंक्शन का फॉर्मूला होता है, ये इन का हो गया, जो इंटरनल करंट हो गया, मतलब आ रही हैं इन करंट, और ये आउट करंट, आउट करंट। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं लूप रूल। लूप रूल इसका मतलब क्या है कि किसी लूप में वोल्टेज का टोटल क्या होता है, वोल्टेज जीरो होता है। वोल्टेज क्या होता है, जीरो। टोटल वोल्टेज की बता रहा हूँ, वोल्टेज जीरो होता है। कैसे, देखिए सर्किट में अगर बैटरी और रजिस्टर का वोल्टेज बैलेंस होता है, इसमें सर्किट में बैटरी जो होता है उसका रजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो बैलेंस होता है, जीरो होता है। तो ये लूप रूल होता है, यानी कंटिन्यू आती है आती है आती है, ऐसे ये लूप रूल बोला जाता है, किरचॉफ का लूप रूल। अब आगे हम लोग विट स्टोन ब्रिज देखेंगे। विट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है? तो देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रकार का ऐसा ये ब्रिज बनाया गया है, जो अगर मान लीजिए आपने तीन रेजिस्टेंस आपको पता है और एक रेजिस्टेंस नहीं पता है,
तो इस अननोन रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। जैसे कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका यूज हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। और इसका जो सबसे पहले ये जो बनाए थे व्हीटस्टोन ब्रिज को, ये चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया था। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको बनाया था। सोचिए कि आपके पास एक तराजू है, ठीक है, आपके पास एक तराजू है और आपको एक अननोन वेट को पता लगाना है। अननोन वेट को पता लगाना है और आप दूसरी तरफ जाने, मतलब आपको पता है कि कौन सा वजन आप रख रहे हैं। एक मान लीजिए ये तराजू हो गया, तराजू कुछ ऐसा होता है। तो आप मान लीजिए कि एक तरफ कुछ ऐसा वेट रखे हैं कि जो आपको पता है 10 kg का, और इधर आपको नहीं पता है कि कौन सा वेट है। तो इधर का वेट आपको पता लगाने के लिए, मतलब इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए आपको एक ऐसा कोई सामान रखना पड़ेगा। जैसे कोई 10 kg है, तो मान लीजिए यहाँ पर आलू रखते जाएंगे। मान लीजिए आलू का तो आपका वेट पता नहीं है, आप उसमें रखते जाएंगे जब तक वो यहाँ पर ये बैलेंस बराबर ना हो जाए, 10 kg इधर 10 kg इधर। तो जब तक बराबर ना हो तब तक आप आलू को रखते जाएंगे। तो यही अननोन वेट का पता लगाया जाता है। आलू का आपका वेट पता नहीं था, तो ये अननोन वेट है। ऐसा मैं एग्जांपल आप रख के बता रहा हूँ। तो वैसे व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज इसीलिए किया जाता है कि अननोन जो रेजिस्टेंस होता है उसका पता लगाया जा सकता है। जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है एक डायमंड के आकार का जैसा होता है। इसमें 4 रजिस्टर लगे होते हैं, जैसे पी PQRS। 4 रजिस्टर लगे होते हैं जो एक डायमंड जैसे शेप में जुड़े रहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर लगाया, ये जो यहाँ पर बीच में लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या होता है कि ये चेक करता है कि सर्किट में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर का काम बस यही है कि सर्किट में इधर 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 ये फ्लो हो रहा है कि नहीं, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, बस इसका काम यही होता है। अब इस सर्किट को एक बैटरी यानी पावर सोर्स से वोल्टेज को दिया जाता है। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब सर्किट में बैलेंस बनाना होता है यानी गैल्वेनोमीटर में मान लीजिए PQ और R, ये आपको जो रेजिस्टेंस है इसका आपको वैल्यू पता है, लेकिन यस का नहीं पता है, यानी अननोन का ये पता लगाना है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जब करंट फ्लो किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, करंट जीरो दिखाता है। तब रजिस्टर का एक मतलब खास रेशियो बनता है। कौन सा, मतलब फार्मूला बनता है। और वो फार्मूला है P/Q इक्वल R/S। ये फार्मूला बनता है। बैलेंस कंडीशन का ये फार्मूला है, यानी बैलेंस बनाने के लिए ये फार्मूला का उपयोग किया जाता है। समझिए कैसे ये होता है। P/Q के और R/S, ये ब्रिज बैलेंस बनाने के लिए, और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहेगा, इसलिए ये, क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का कोई यहाँ पर यूज यहाँ पर नहीं दिखाता है इस फॉर्मूला में। केवल गैल्वेनोमीटर का काम यही होता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि आपको P का वैल्यू दिया है 2 ओम, Q का वैल्यू दिया है 4 ओम, R का वैल्यू दिया है 3 ओम, और यस का पता लगाना है। तो ये जो बैलेंस इक्विलिब्रियम का ये जो फॉर्मूला है 2/3 पर पुट कर देते हैं, तो 2/3/3/यस। तो यस का वैल्यू कितना आएगा, यस का वैल्यू आएगा 6। इसका मतलब क्या हो गया, यानी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 6 ओम आता है, 6 ओम आता है। तो आई होप कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसको समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज क्या होता है, तो देखिए मीटर ब्रिज जो होता है ये भी एक व्हीट स्टोन जो ब्रिज है उसका एक प्रैक्टिकल वर्जन होता है, जिसको हम लोग लैब में इसका यूज करते हैं। मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक लंबा तार लगा होता है, मुश्किल से 1 मीटर का लगा होता है, जिसे स्लाइड करके बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। तो इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोला जाता है, मीटर ब्रिज को। अगर आप लैब में
मीटर ब्रिज का यूज करते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो वहाँ पर एक तार लगाया जाता है, तो ये तार क्या होता है, जैसे आप एक रूलर क्या होता है लंबाई मापने के लिए कि यूज किया जाता है, लेकिन यह रूलर की जगह एक तार को लगाया जाता है जिससे आप क्या होता है रजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है, ये अननोन रेजिस्टेंस को ये अननोन रेजिस्टेंस जो है इसको मेजर करने के लिए ये तार को लगाया जाता है। तो ये देखिए काम कैसे करता है, 1 मीटर लंबा तार होता है जो कांस्टेंट होता है, जिसे एक स्केल पर फिक्स करते हैं। यहाँ पर ये स्केल यहाँ पर दिख रहे हैं, स्केल पर फिक्स कर देते हैं इस तार को। तार के दो सिरे ए और सी, यहाँ पर दिख रहे हैं ए और सी, दो सिरों पर एक बैटरी लगी होती है, ये रहा बैटरी, बैटरी लगी होती है। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ बीच में एक गैल्वेनोमीटर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इस फोटो में भी आप देख सकते हैं ये कि गैल्वेनोमीटर ये लगा हुआ है, बीच में लगा होता है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा होता है। बीच में गैल्वेनोमीटर और एक स्लाइडर जॉकी लगा होता है, मतलब इसको सरकाया है, स्लाइड किया जा सकता है। ये जॉकी है, यहाँ पर स्लाइडर जॉकी लगाया गया है, ठीक है। अब एक तरफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस मतलब अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये रहा अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया जाता है। एक तरफ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, दोनों रेजिस्टेंस बॉक्स, ये हमारा पता है रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस जो होता है वो कंडीशन पर काम करता है। क्या कंडीशन होता है, जब स्लाइडर को तार पर एक खास पॉइंट L1 लेंथ पर रखते हैं, ये रहा L1 लेंथ पर रखते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में करंट जो होता है, करंट वो जीरो होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, जब स्लाइडर को, ये जो स्लाइडर है जॉकी, इस स्लाइडर को तार पर एक ऐसे पॉइंट पर रखते हैं L1 मीटर पर, ये रहा L1 मीटर पर ऐसे पॉइंट पर रखते हैं कि जब करंट जीरो हो, किसका, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होता है जीरो होता है, तब ब्रिज जो होता है वो बैलेंस होता है। उस टाइम वो ब्रिज क्या होता है बैलेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है आर, रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस होता है, L1 अपॉन L2 इंटू यस। ये क्या होता है, यस क्या होता है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, और L1 तार की लंबाई जो बैलेंस पॉइंट तक है, जो रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, और L2 क्या होता है, तार की बची हुई लंबाई है, बची हुई लंबाई है L2, जो यस से जुड़ा होता है। यस क्या है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। अब चलिए एक एग्जांपल देकर समझते हैं। माना तार की लंबाई टोटल कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि 100 मीटर लेने पर बहुत बड़ा मीटर ब्रिज बन जाएगा, इसलिए 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है तार की लंबाई। अगर L1 40 सेंटीमीटर है तो L2 कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। और यस जो है यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कितना है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है 3 ओम, 3 ओम है। तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो इसको निकालते हैं, फार्मूला में पुट कर देते हैं सभी वैल्यू को। L1 कितना है 40, L2 कितना है 60 इंटू यस 3, और इसका आर का वैल्यू आएगा अननोन रेजिस्टेंस का 2 ओम। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आता है, 2 ओम आता है। तो आई होप कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अभी तक का जो इलेक्ट्रिक करंट है इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से पूरी अब लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।